नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे। 10th लेसन का ग पार्ट हम पढ़ रहे थे, संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। इस लेसन के अंदर बच्चों हमने समय प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, समय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है और समय प्रबंधन हमारा समय प्रबंधन किस प्रकार का है। हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा अपना मूल्यांकन किया और हमने अपने स्तर को जांचा कि हमारा स्तर कहाँ पर है, हमें अपने आप में और कितना सुधार करने की ज़रूरत है और किस प्रकार से अपना समय प्रबंधन करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने समय और गतिविधि के विभिन्न चरणों के बारे में भी कल अध्ययन किया था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समय प्रबंधन किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसे हमें अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना है ताकि हम समय के साथ चल सकें, प्लस समय प्रबंधन की विभिन्न स्थितियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हमने क्रियाविधि 2 की थी, जिसके अंदर हमने एक छोटे कस्बे में रहने वाले 12वीं कक्षा के एक शिक्षार्थी के समय और उसकी क्रियाविधि योजना का हमने उदाहरण लिया था कि 12वीं कक्षा का ये विद्यार्थी, इसका टाइम टेबल क्या है, इसकी समय योजना किस प्रकार की है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये किस तरीके से जो है इसने अपनी समय योजना बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमें भी अपनी समय योजना यहाँ पर लिखनी है। ये जो खाली ब्लॉक दिया है यहाँ पर हमें अपनी समय योजना लिखनी है। तो आपको खुद को अपनी समय योजना यहाँ पर लिखनी है। आप कितनी बजे उठते हैं, कितनी बजे क्या करते हैं, पूरा टाइम टेबल आपको रात को 10 बजे सोने तक का सारा कार्यक्रम यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सकें और उसमें सुधार कर सकें कि किस तरीके से हम अपना समय प्रबंधन जो है वो करना सीखें और किस तरीके से हम बेहतर तरीके से अपना समय प्रबंधन कर सकते हैं, है ना। कल हम यही पढ़ रहे थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, क्रियाविधि जो 3 है यहाँ पर, इस क्रियाविधि 3 के अंदर एक और गतिविधि दे रखी है जिसके अंदर एक ग्रामीण महिला की समय योजना दे रखी है। गांव में रहने वाली जो महिला है उसका सुबह से लेकर के और रात को सोने तक का सारा जो है टाइम टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसकी पूरी योजना जो है वो लिखी हुई है, समय योजना। अब देखते हैं कि इनकी समय योजना कैसी है ग्रामीण महिला की। तो ग्रामीण महिला जो होती है सुबह 4 बजे जो है उठ जाती है सोकर। 4 से 5 के बीच में वो गाय को चारा देती है, गाय धोती है। 5 से 5:30 के बीच में वो स्नान करती है, पूजा करती है। 5:30 से 7 बजे के बीच में वो खाना बनाती है और परिवार को खिला भी देती है। 7 से 9 बजे तक वो खेतों में काम करने के लिए चली जाती है और 9 से 10:30 बजे तक घर के अन्य अनिवार्य काम और घर की साफ सफाई है, बर्तन है, कपड़े धोना है, ये सभी कार्य भी करती है ना। अब देखिए आगे, 10:30 से लेके 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो विश्राम का उनका समय होता है। इसके अंदर विश्राम के समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये महिला जिनको बुनाई आती है बुनाई कर सकते हैं, सिलाई आती है सिलाई कर सकते हैं, कोई पड़ोसियों से गपशप लगा सकते हैं, कोई टीवी देख सकते हैं, कोई अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं, है ना। मंगोड़ी है, राबुड़ी है, खिचिए हैं बना सकते हैं, है ना। कुछ भी कार्य कर सकते हैं, अतिरिक्त कार्य घर के अंदर कर सकते हैं। कुछ मोमबत्तियाँ बनाते हैं, कुछ अगरबत्तियाँ बनाते हैं घर में, है ना। तो छोटे मोटे कार्य भी कर सकते हैं। अब इसके साथ देखो, 12:30 से लेकर के 1:30 बजे का कार्य जो है, मतलब 10:30 से 12:30 के बीच में आपका हॉबी कार्य हो गया, जिसके अंदर आपका विश्राम भी हो जाएगा और हॉबी कार्य हो जाएंगे। अब 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक ये महिला क्या करती है, परिवार को भोजन परोसना और स्वयं खाना। 1-1:30 बजे तक ये अपना खाना वाना भी खा लेते हैं और 1:30 से 3 बजे तक ये दोपहर का विश्राम करते हैं, लेटते हैं और 3 से 4:30 बजे वापस उठ जाते हैं। फिर भोजन बनाते हैं, फिर पीने के लिए पानी लाते हैं बाहर से और 4:30 बजे से 6 बजे तक ये घर के अन्य अनिवार्य कार्यों को करते हैं, है ना। और 6 से 7:30 बजे के बीच में रात्रि का भोजन तैयार हो जाता है और 7:30 से 8:30 बजे के बीच में परिवार को खाना खिलाना, खुद भी खाना खाना, 8:30 बजे तक फ्री और 8:30 से 9:30 बजे तक घर में बचे हुए बर्तन साफ करके, है ना, दूध जमाना है तो जमा करके, किचन को क्लीन करके, प्लेटफॉर्म साफ करके, पूरा सब चीज़ें व्यवस्थित फ्रिज में रख के सारा काम निपटा करके स्लैब व्लैब सब साफ करके व्यवस्थित कर लेते हैं 9:30 बजे तक और 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में वो आधा घंटा टीवी देख के फिर सो जाते हैं।
ये तो एक ग्रामीण महिला की दिनचर्या रही है, सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक वो क्या क्या करती है। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पर इस गतिविधि में। अब देखिए बच्चों, आपको अपनी माता की समय योजना यहाँ पर लिखनी है कि आपकी मम्मी क्या करते हैं, आपकी मम्मी का क्या टाइम टेबल है, कितनी बजे उठते हैं और क्या क्या काम करते हैं, किस किस समय कौन सा कार्य करते हैं, उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे और इस सारणी को पूरा कंप्लीट करेंगे अपनी बुक के अंदर। समझ में आया? ताकि आपको मालूम चलेगा कि हमें आपकी मम्मी को भी बताना फिर कि देखिए ये ग्रामीण महिला का समय है और ये आपका समय योजना है, ये उनकी समय योजना है। तो वो भी अगर उन्हें लगे तो वो भी अपने समय योजना में कुछ सुधार कर सकते हैं, उसको देख करके और बेहतर बना सकते हैं अपनी समय योजना को, है ना। और इसी समय के अंदर और अच्छे अच्छे कार्य जो है वो कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं, विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। ये एक गतिविधि है जिसकी सहायता से हम अपने समय योजना को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हम कहाँ हैं। यदि हम अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे और हम सिर्फ दूसरों को ही कहते रहेंगे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने से करनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। यदि हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तो दूसरे हमको देख देख के अपने आप को चेंज कर लेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी समय योजना व्यवस्थित तरीके से बनानी है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी दिनचर्या को जो है वो शुरू करना है, ताकि हम समय के साथ चल सकें और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इन गतिविधियों के द्वारा हमें समय योजना बनाना आ जाएगा, समय का प्रबंधन करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि किस समय हमें क्या कार्य करना है, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना है ना, और अनावश्यक कार्यों को बाद में करना है। यदि महत्वपूर्ण कार्य ज़्यादा है तो हमें हॉबी वाले जो कार्य हैं उनको थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए जो है हम पेंडिंग भी चला सकते हैं, है ना, उनको लिमिट भी कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। तो इस तरीके से हमको समय प्रबंधन करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अच्छे समय प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं कि हम अच्छा समय प्रबंधन किस तरीके से करें। ये तो हमने बनाया कि आपने अपने मित्र की समय योजना देखी, फिर आपने अपनी समय योजना बनाई और अपनी किसी ग्रामीण महिला की देखी और अपनी माता की भी बनाई, तो इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला, है ना। लेकिन व्यवस्थित तरीके से यदि हमें समय प्रबंधन करना सीखना है तो उसके लिए किए जाने योग्य जो कार्य हैं उनकी हम एक सरल सूचियाँ बनाएंगे और इसको भी हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा पूरा करेंगे। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, हम अपने समय प्रबंधन को ठीक करने के लिए इस तरीके से एक सारणी बना करके अपना टाइम प्लान कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखो दी गई सारणी के अनुसार एक सारणी बनाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम हमारा क्रम संख्या का होगा, सीरियल नंबर। दूसरे के अंदर गतिविधि हम लिखेंगे कि हम कौन सा कार्य करेंगे, टॉपिक क्या है हमारा, है ना, सब्जेक्ट क्या है हमारा, फिर पूरा करने का दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, किस दिन तक हम इसको पूरा करेंगे और फिर गतिविधि करने के लिए क्या कारण है। ठीक है, अब चारों चीज़ें हम भरेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, हम हमारे सबसे पहले क्रम संख्या डाल दो 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, 6 डाल दो। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, है ना, संस्कृत डाल दिया हमने। अब सारे सब्जेक्ट डालने के बाद हमारे पास जैसे कि हमारे पास कितने लेसन हैं, मान लो हमको पूरा करना है लेसन तो एक दिन के अंदर, ठीक है, तो हम डेट डाल देंगे कि इस दिन तक हमको जो है एक लेसन पूरा करना है। डेट डाल दो, जैसे मान लो कि आपने आज ही से शुरू किया पढ़ना, हिंदी के अंदर आपने फर्स्ट लेसन उठाया और आज आप उसको पूरा करेंगे। पूरा करने की तिथि आज 22, ठीक है, 22 तारीख को आप हिंदी का एक लेसन पूरा तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ तो तिथि लिखेंगे आज 22 तारीख और वार लिखेंगे आज का मंगलवार, और यहाँ पर आप लिखेंगे लेसन का नाम। ठीक है, गतिविधि करने के लिए क्या कारण है ना। तो फर्स्ट लेसन का नाम यहाँ लिखेंगे कि इस लेसन को हम तैयार करेंगे, यहाँ लिखेंगे हिंदी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरी के अंदर क्रम संख्या 2, फिर आप इंग्लिश ले लो। इंग्लिश के अंदर आज आप कितने क्वेश्चन याद करेंगे, तो यहाँ लिख दो इतने क्वेश्चन हमने याद किए, डेट लिख दो आज 22 तारीख।
फिर मैथ्स के अंदर आपने कौन सी प्रश्नावली की जो है 1.1 1.2 कौन सी मिला रहे हैं आप, है ना। तो आप यहाँ पर तो डेट डालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नावली का 1.1 1.2, सेकेंड प्रश्नावली का 1.2 या 1.1 जो भी आप कर रहे हैं कंप्लीट। समझ में आया। तो इस तरीके से हम एक निर्धारित योजना बना करके, एक टाइम पीरियड फिक्स करके, एक डे फिक्स करके हम जो है अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। रोज का प्लानिंग ये है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ में आया समझ में कि नहीं आया? आया। तो इस तरीके से हम जो है यदि हम योजना बना करके पढ़ाई करेंगे तो हमारा पूरा कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा और हम अच्छे अंकों से पास भी होंगे। तो आपको भी इस तरीके से अपनी सारणी बना करके और योजना बना लेनी है ना, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और सारे सब्जेक्ट लिख लो, डेट्स लिख लो, ठीक है। और लेसन का नंबर डाल दो या क्वेश्चन के नंबर डाल दो। लेसन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन लर्न किए, या लेसन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन लर्न किए, या प्रश्नावली 1 की 1.1 1.2 पूरी तैयार की, है ना। जो भी किया है आपने स्थिति को वो लिख दो, ताकि आपको मालूम चलेगा कि मैंने इस दिन ये चीज़ कंप्लीट की है ना। फिर नेक्स्ट जब आप 7 दिन की सारणी बनाओगे तो उसके अंदर आप जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स ले लोगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और आप व्यवस्थित तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। समझ में आया। अब देखिए बच्चों, एक और सारणी है, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखिए, दैनिक और साप्ताहिक योजना सारणी। दैनिक और साप्ताहिक योजना सारणी हम कैसे बनाएंगे? जैसे इसके अंदर पूरा सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर के और पूरा रात को 10-11 बजे तक का टाइम दे रखा है, ठीक है ना। और ये सुबह का टाइमिंग है, ये आपका दोपहर के बाद का समय है, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, जैसे सोमवार को आप 7 से 8 बजे तक क्या कार्य करेंगे, फिर 8 से 9 बजे तक आप क्या कार्य करेंगे, 9 से 10 क्या करेंगे, 10 से 11 क्या करेंगे। पूरा दिन का आपका टाइम टेबल, सारी पूरी योजना हो जाएगी, आपकी समय योजना हो जाएगी कि आप किस किस कार्यों को कितने कितने घंटे के अंदर, कितने समय के अंदर आप पूरा कर रहे हैं। समझ में आया समझ में कि नहीं आया? इस तरीके से आप जो है सारणी बना सकते हैं। फिर मंगलवार की बना लो, इसी तरीके से बुधवार की हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर गुरुवार की, शुक्रवार की, शनिवार की और संडे का आप अलग से बना लो अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हम दैनिक और साप्ताहिक सारणी योजना सारणी भी बना सकते हैं और समय प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। अपना बेहतर समय प्रबंधन के लिए इन सारणियों के द्वारा हमें अपनी योजना बनाने पर हमें जो है काफ़ी हद तक सफलताएं मिलेगी और हम एक व्यवस्थित तरीके से जो है समय के साथ चल पाएंगे, है ना। अच्छा, एक आती है हमारी दीर्घावधि योजना सारणी, जिसके अंदर एक मासिक चार्ट बनाएंगे हम। पूरे साल की हमको योजना बनानी है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरे 12 महीने की। तो 12 महीने की बनानी है तो हमको हर महीने की बनाना पड़ेगा, है ना। तो हर महीने के अंदर हम जो हमारा जो भी योजना है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे कि जनवरी के अंदर हमारे ये काम कंप्लीट होने चाहिए, फरवरी में हमारे ये इतना कोर्स पूरा होना चाहिए, मार्च में हमारा इतना हो जाना चाहिए, है ना। और अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम है तो हमारा रिवीजन प्लस एग्ज़ाम सारे होंगे, है ना। समझ में आया। फिर मई के अंदर हमारा सेशन वापस ख़त्म हो जाएगा। फिर जून के अंदर वापस जो है छुट्टियाँ होगी, छुट्टियों का क्या आपका प्लानिंग है। फिर जुलाई से वापस सेशन शुरू होगा, नया कोर्स आएगा। फिर किस तरीके से आप जुलाई के अंदर जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे, अगस्त के अंदर आप बना सकते हैं, है ना। इसके अंदर इस तरीके से आप एक दीर्घावधि योजना भी जो है समय सारणी बना सकते हैं और एक मासिक चार्ट का प्रयोग करें ताकि आप आगे की योजना बना सकें, है ना। मासिक, इससे हमको क्या होगा, आगे की नेक्स्ट ईयर के जो हमारे लक्ष्य होंगे ना वो आसानी से हम पूरा कर पाएंगे यदि हम इस तरीके से मासिक चार्ट का प्रयोग करते हैं अपनी योजना बनाने में। और दीर्घावधि योजना सारणी हमारे लिए समय की रचनात्मक योजना बनाने हेतु याद दिलाने के लिए भी काम आएगा। और इस तरीके से यदि हम समय योजना बना करके और फिर हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हम जो है ट्रैक पर चलेंगे और पूरा वर्ष हमारा व्यवस्थित जाएगा, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिलेगी, है ना। तो हमें समय योजना के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो बहुत सारी सारणियाँ देखी, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, डेली का बना सकते हो, साप्ताहिक बना सकते हो और मासिक चार्ट बना सकते हो। जो भी आपको पसंद है उस तरीके का आप बनाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट करो और उसके अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है। अब देखिए हाँ बच्चों,
तो समय प्रबंधन की जो स्थितियाँ हैं इनको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला चरम भार अवधि, फिर है कार्य वक्र, फिर है विश्राम अंतराल की अवधि और चौथा है कार्य का सरलीकरण। अब सबसे पहले चलते हैं हम चरम भार अवधि। चरम भार अवधि क्या होती है बच्चों? ध्यान दो कि किसी निर्दिष्ट अवधि में जो समय हमें दिया गया है, निर्दिष्ट यानी जो समय हमें दिया गया है, उसमें काम के अधिकतम बोझ को चरम भार अवधि कहते हैं। जो समय हमको दिया गया है उस समय के अंदर जिस समय में काम सबसे अधिक हो, सबसे ज़्यादा काम रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चरम भार अवधि कहते हैं। जैसे इसके अंदर या तो प्रातःकाल के समय सुबह सुबह जो है हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं एक साथ। जब सुबह सुबह का माहौल रहता है हमारे घर के अंदर, तो हम देखते हैं कि कोई उठ रहा है, कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, कोई लंच बना रहा है, कोई चाय बना रहा है ना, और कोई जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। सुबह सुबह जो है हमारे घर के अंदर बड़ी हलचल रहती है और सभी अपने अपने कामों में जो है वो व्यस्त रहते हैं। यानी कि सुबह के समय में प्रातःकाल का जो समय होता है उसके अंदर जो है कार्यों का बोझ सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा कार्य कब रहते हैं? या तो सुबह रहते हैं या फिर रात्रि में रहते हैं, 2 ही समय रहते हैं, है ना। सुबह और शाम ही जो है सबसे ज़्यादा कार्यों का भार रहता है। तो हम कह सकते हैं चरम भार अवधि का मतलब ये, चरम यानी सबसे अधिक, अवधि यानी समय, भार यानी भार, है ना। तो किसी भी निर्दिष्ट यानी किसी दिए गए समय में काम का अधिकतम बोझ सुबह और रात्रि में रहता है, इसी को हम चरम भार अवधि कहते हैं। उदाहरण प्रातःकाल का समय और रात्रि का समय, क्योंकि प्रातःकाल के समय सबसे ज़्यादा काम होते हैं या फिर रात्रि के समय सबसे ज़्यादा काम होते हैं। रात्रि के भोजन के समय जब इधर मम्मा डिनर बना रहे होते हैं, इधर कोई पढ़ रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, इधर कोई खाना खा रहा है, कोई सुबह की तैयारी कर रहा है ना। तो इस तरीके से सभी रात्रि में भी जो है कल के लिए प्लानिंग कर रहा है कोई, है ना, तो कोई कपड़े प्रेस कर रहा है ना, कोई अपना बैग जमा रहा है, तो सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो रात्रि का समय और सुबह का समय, ये 2 समय जो होते हैं, इस समय हमारे पास सबसे अधिक मात्रा में कार्य जो है वो होते हैं, कार्यों का भार सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी को हम चरम भार अवधि कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, अब आता है कार्य वक्र। कार्य का वक्र क्या है? यानी समय अनुसार कार्य देखने का एक साधन। यहाँ पर ए से बी कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि है, और सी काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति है, और डी थकान के कारण अधिकतम गिरावट है। अब देखो इस कार्य वक्र, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, इस ग्राफ के अंदर ये कार्य वक्र है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्य वक्र। अब देखिए बच्चों, इसको मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर देखो यहाँ पर समय है नीचे और यहाँ पर हमारे कार्य है। यदि मैं इसको स्कूल का एग्जाम्पल दूँ तो देखो बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा कि कार्य वक्र हमें क्या समझाता है। कार्य वक्र से ये मतलब है कि जब सुबह का समय होता है तो हम स्कूल जब जाते हैं, तो जब स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारा क्लासेस सबसे पहले असेंबली होती है। असेंबली के अंदर हम जो है प्रेयर करते हैं, न्यूज़ होती है और डिक्टेशंस होती है ना, और ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं। तो असेंबली के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीके क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद हम क्लासेस में जाते हैं, तो हम वहाँ पर असेंबली के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। अब इसके बाद हम जब अपनी क्लासरूम में जाते हैं, तो क्लासरूम के अंदर भी हमारी क्लासेस होती है। तो सुबह सुबह हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हमारा कार्य वक्र जो होता है ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि हम बहुत ही ऊर्जा के साथ जो है वो कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा होमवर्क कंप्लीट होता है, हम लर्निंग करके आए होते हैं। टीचर्स जब क्लास के अंदर नया नया पढ़ाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है और हमें सीखने की उत्सुकता भी रहती है। तो सुबह सुबह हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और जो भी हमें पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, वो सब हम सीखते जाते हैं। यानी कि ए से बी की स्थिति जो है वो क्या है कि कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि ये कहलाएगी। ए से बी सुबह सुबह का समय ऊर्जा का समय होता है और हम बहुत ही उत्सुकता के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ जो है अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन बी से सी, अब देखो ए बी और सी, बी से सी तक आते आते यानी थर्ड और फोर्थ पीरियड आते आते जब हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड निकल जाते हैं, फोर्थ पीरियड जैसे आने लगता है, तो हमें लगता है अब हमें कुछ विश्राम की आवश्यकता है।
क्योंकि हम जो है थोड़ी सी थकान महसूस करने लगते हैं, अब हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसके बाद क्या होता है, अंतराल होता है, यानी कि हमारा इंटरवल होता है और हमें कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए और लंच के लिए, जिसके कारण हम वापस से एनर्जेटिक होते हैं। और फिर से इस अंतराल के बाद हम फिर से एक वही ऊर्जा के साथ, अब यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी जो होती है काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता है। यानी कि यहाँ पर जब फोर्थ पीरियड में आते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें थोड़ा सा इंटरवल चाहिए या हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि कार्य करने की अब स्थिरता हो जाती है। अब आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि बस अब इंटरवल हो जाना चाहिए और हमें लंच करना है और हमें रिफ्रेश होना है ना। तो काम की स्थिरता आ जाती है सी में। फिर इसके बाद आपका अंतराल होता है, फिर आप इसमें लंच लेते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं फिर से। और फिर इसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद जब आप फिर से क्लासेस में जाते हैं, अब इस अंतराल का मतलब क्या होता है, अंतराल का मतलब ये है कि आप पुनः लंच करके रिफ्रेश होके वापस के 4 पीरियड्स के लिए आप फिर से तैयार हो जाएं और फिर से जो है आप अच्छी ऊर्जा के साथ आगे की स्टडी कर सकें, है ना। तो आप फिर से जो है एक वही ऊर्जा, उसी ऊर्जा के साथ फिर से जो है पीछे के पीरियड आप जो है अटेंड करते हैं और फिर वही 8 पीरियड आने के बाद आप फिर से जो है आपकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, आप थक जाते हैं और उसके बाद आपकी ऊर्जा में जो है स्थिरता आ जाती है और आपको लगता है आपके कार्य में स्थिरता आ जाती है और आप बस अब सोचते हैं कि अब जो है वो छुट्टी हो जानी चाहिए, अब हमें घर जाना है, अब हम कल करेंगे या ये कार्य मैं घर जाकर करूँगी, है ना। तो ये आपकी डी की स्थिति होती है, ये आपके कार्य वक्र को समझाता है कि आपका किस तरीके से आपका सुबह से शाम तक का समय होता है। समझ में आया, ये कार्य वक्र है। अब इसको यदि हम घर के कार्यों से समझें तो उससे भी समझ सकते हैं। देखो कैसे कि सबसे पहले जब सुबह सुबह का समय होता है उस समय जो है घर के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। इधर जो है चाय बनानी होती है, इधर ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, इधर झाड़ू लगाना होता है, इधर पूजा करनी होती है ना। कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, बच्चे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, है ना, कोई बच्चे नहा रहे हैं, है ना, तो कोई ब्रश कर रहे हैं। तो इस तरीके से सभी जने, घर का प्रत्येक मेंबर जो होता है वो कुछ न कुछ कार्य में सुबह सुबह लगा होता है। सभी ऊर्जा के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ कार्य में लगे होते हैं। तो सुबह सुबह कार्यों का भार भी अधिक होता है, चरम भार अवधि होती है सुबह की। तो इस समय सभी अपने अपने कार्य को बड़ी उत्सुकता के साथ करते हैं। तो ए से बी तक का जो समय होता है वो सभी ऊर्जा के साथ, उत्सुकता के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं। फिर बी से सी तक आते यानी कि 10 बजे के आसपास जब आते हैं तो फिर कार्य में स्थिरता आ जाती है। फिर जो है थोड़ी सी थकान होती है, फिर ब्रेक की आवश्यकता होती है और फिर जो हमारी महिलाएं होती है वो जो है अपने सारे कार्यों को निपटा लेती है सी तक। और फिर 10 बजे तक हमारे सारे कार्य निपट जाते हैं। फिर उसके बाद महिलाएं थोड़ा अंतराल लेती है, फिर या तो थोड़ा टीवी देखती है या फिर जो है बाहर धूप में बैठती है ना, या फिर कोई और कुछ हॉबी वाले कार्य करती हैं, है ना। तो ये अंतराल का समय होता है उनका। इसके बाद फिर से वो एनर्जेटिक हो जाती है, फिर वो लंच वंच करती है। फिर उसके बाद जो है वापस से थोड़ा जो है उनको, जब उनके कार्यों में फिर से स्थिरता आ जाती है, फिर थोड़ा उनको रेस्ट चाहिए। फिर वापस शाम में जो है वो फिर से किचन में लगती है, फिर अपने कार्य करती है, शाम के कार्य है ना, कपड़े समेटना है, प्रेस करना है, झाड़ू लगाना है, पूजा करनी है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, चाय बनानी, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो वो सब बड़ी उत्सुकता के साथ करती है। फिर से वापस जो है रात होते होते फिर से जो है उनके कार्यों में स्थिरता आ जाती है और फिर अब जो है ना फिर से जो है वो रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये कार्य वक्र जो है वो हमारे सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को समझाता है ना, हमें दिनचर्या को बताता है। तो समय प्रबंधन की विभिन्न स्थितियों में हमने पहली तो पढ़ी चरम भार अवधि, दूसरा पढ़ा हमने कार्य वक्र। कार्य वक्रों के द्वारा भी हम जो है अपनी दिनचर्या को, अपने टाइम मैनेजमेंट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। अब देखिए फिर आता है विश्राम और अंतराल की अवस्था। अभी हमने देखी थी विश्राम और अंतराल की अवस्था देखी थी, जिसके अंदर काम करने के समय के दौरान कई जो है अनुत्पादक रुकावटें आती है, जिसे अंतराल की अवधि कहते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि जब कार्य करने के बाद हमें थकान महसूस होती है या हमें जो है रिलैक्स होने की नीड होती है, उस समय हम कुछ अंतराल लेते हैं और वो क्या कहलाता है, अंतराल की अवधि कहलाती है। और इसकी आवृत्ति और मियाद जो होती है बहुत ही
बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है, अंतराल बहुत ज़रूरी है रिफ्रेशमेंट के लिए। इसीलिए स्कूल के अंदर आपको इंटरवल दिया जाता है 20 मिनट का, 25 मिनट का जो इंटरवल होता है वो इसीलिए होता है रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि आप फिर से एनर्जेटिक होकर के और आगे के जो 4 कालांश है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। और ये अंतराल जो है न तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए, न ही छोटा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें, पूरी तरह से रिफ्रेश हो सकें। तो ये भी हमारे जो है समय प्रबंधन की स्थितियाँ हैं। फिर है बच्चों कार्य का सरलीकरण। देखो कार्य का सरलीकरण यानी किस तरीके से हम कार्य करें, इजी टू वर्क, है ना, इजी टू वर्क। हम कह सकते हैं कि हम किसी भी कार्य को बड़ा ही सरलतापूर्वक करें। हाँ तो बच्चों इजी टू वर्क यानी कार्य का सरलीकरण इसके अंदर होना चाहिए। किसी भी कार्य को हम यदि हम किसी कार्य को इजी से इजी करेंगे, इजी से इजी वे में यदि करेंगे तो वो जल्दी भी होगा और ऊर्जा भी कम खर्च होगी और हमारा समय भी बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि हमको किचन के कार्य करने हैं तो किचन में कार्य करने के लिए यदि हम जो है मिक्सी का उपयोग कर लेंगे पीसने के लिए, है ना, सिलबट्टे की जगह यदि हम माइक्रोवेव का उपयोग करेंगे, है ना, और यदि जो है हम कह सकते हैं कि सब्जियां काटने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कटर्स यूज़ कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा कार्य फटाफट हो जाएगा, ऊर्जा भी कम खर्च होगी और कम समय के अंदर हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, है ना। तो इजी टू वर्क यानी कि हमें किसी भी कार्य को इजी तरीके से करने के तरीके ढूंढने चाहिए और उन अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करके हमको किसी भी कार्य को करना चाहिए, ताकि हम उसमें श्रम बचा सकें, ऊर्जा बचा सकें और कम समय में अच्छा कार्य कर सकें, है ना, और उस बचे हुए समय का हम उपयोग दूसरी जगह कर सकें। तो कार्य करने की सबसे सरल, आसान और अति शीघ्र विधि से करने की चेतन कोशिश कार्य करने का सरलीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है कि कार्य करने का वह सबसे सरल से सरल तरीका, आसान तरीका, अति शीघ्र विधि से कार्य को करने की जो है कोशिश जो होती है, इसी को हम कार्य का सरलीकरण कहते हैं। आ गया समझ में। इसका आशय 2 महत्वपूर्ण संसाधनों यानी कि समय और मानव की ऊर्जा का सही मिश्रण और प्रबंधन से है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर समय और मानव की ऊर्जा दोनों का ये मिश्रण का मैनेजमेंट है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टाइम और एनर्जी दोनों का ही जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि समय और ऊर्जा की निर्दिष्ट मात्रा में अधिक से अधिक काम निष्पादित करना, यानी कि जो समय हमको दिया गया है उस समय से भी हम कम समय के अंदर, कम ऊर्जा के अंदर हम दिए गए कार्य को कंप्लीट कर लें, ये कहलाता है वर्क टू इजी। और निर्धारित काम को पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा दोनों की ही मात्रा घटाना और बढ़ाना और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना। हमारे कार्य करने के जो मेथड है उसमें हम चेंजेस लाएं, उसको सरल बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करें, है ना। और इसके लिए हमको यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण स्तर नीचे बताए गए हैं, किस तरीके से हम अपने कार्यों को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। इसका आशय है कि कार्य के जो उपकरण है हमारे पास, जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, जिन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, उनको यथावत रखते हुए हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना है ना। यानी कि हम ऐसे उपकरणों को यूज़ करें जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े और हम जो है इजी वे में हर कार्य को कर सकें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि किस तरीके से हम सुविधाजनक तरीके से कार्य कर सकते हैं। एक तो हमारा झाड़ू है इस तरीके का, हम झुककर झाड़ू लगाएंगे इस तरीके से तो हमारी कमर में दर्द होगा, हमारी मांसपेशियों में दर्द होगा, हमें झुकना पड़ेगा, हमारी गर्दन भी झुकेगी, हाथ भी झुकेंगे, थोड़ा श्रम अधिक लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और ऊर्जा भी अधिक खर्च होगी। जबकि हम यदि इस तरीके से, यदि हमारा झाड़ू इस तरीके का होगा, लंबा होगा, हैंडल होगा, तो हम सीधा सीधा रखकर सीधे खड़े खड़े ही फटाफट अच्छे से झाड़ू लगा पाएंगे। तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा, इससे हमारे मसल्स में पेन नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा और ऊर्जा कम खर्च होगी, समय भी कम लगेगा, फटाफट झाड़ू लगा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ऐसे उपकरणों का यूज़ करें जिनके द्वारा हम हाथ और अपने शरीर की गति में कम परिवर्तन किए, कम ऊर्जा और कम समय के अंदर अच्छा कार्य कर सकें, सुविधाजनक रूप से कार्य कर सकें।
जैसे कुछ प्रक्रियाओं को छांट करके और कुछ को जोड़ करके अनेक काम हैं जो कि कम प्रयास से ही पूरे किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमको बर्तनों को रैक पर सूखने देने से उन्हें जो है पहुँच करके सुखाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे बर्तनों को हमको रखना है तो एक तो हमें आजकल जो वॉश बेसिन हमारे जो सिंक होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है हमारे बर्तनों को रखने की रैक जो है वो बनाई जाती है। जब हम किचन बनाएं अपना, जब हम स्पेस मैनेजमेंट करें तो हम इस तरीके से किचन को डेवलप करें, इस तरीके से बनाएं कि हम जो हमारा सिंक है उसी के ऊपर हम बर्तन का स्टैंड बना लें, ताकि हमें बर्तनों को सीधा ही वहीं से वॉश करके उसी स्टैंड में रखना हो, ताकि हमारा समय बच जाए, ऊर्जा बच जाए। क्योंकि पहले हम उसको टोपले में रखेंगे, फिर हम जो है उसमें से वापस पहुँच के फिर हम जमाएंगे तो समय भी ज़्यादा खर्च होगा और इससे ऊर्जा भी अधिक खर्च होगी, है ना। तो इसी प्रकार से बाजार से उपेक्षित सामान अलग अलग खरीदने की बजाय सूची बना करके एक साथ खरीदना, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमें बाजार जाना है तो हम पहले से ही प्लान करके एक लिस्ट बना लें और लिस्ट के अकॉर्डिंग फटाफट से जा करके अपना सामान खरीद कर ले आएँ। और यदि हम बिना लिस्टिंग के जाएंगे तो हम दुकान पे जाएंगे, हमें याद नहीं आएगा हमें क्या लेना था क्या नहीं लेना है, फिर हम आधा सामान लेकर आएंगे, फिर हमें घर आएंगे फिर याद आएगा फिर हमें ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, फिर हम वापस लेने जाएंगे तो हमारा समय ज़्यादा खर्च होगा, ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होगी, है ना। तो इस तरीके से हम यदि अपने समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा बाजार से लाने का सामान है उसका हम लिस्टिंग कर लें पहले से, किसी भी कार्य को प्लानिंग करके यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी समय और ऊर्जा दोनों को बचा सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। कार्य के क्रम में सुधार ला करके कार्य का परिणाम सुधारा जा सकता है ना। जैसे कार्य के क्रम को सुधार कर ले, है ना। जैसे एक जैसे कार्यों को एक साथ कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घर की सफाई करनी है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे घर का अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। सबसे पहले डस्टिंग करके पूरे घर का झाड़ू लगाएंगे। ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम जो है पहले एक कमरे का डस्टिंग करेंगे, एक का झाड़ू लगाएंगे, एक का पोछा लगाएंगे, फिर दूसरे कमरे में डस्टिंग करेंगे, दूसरे में झाड़ू लगाएंगे, फिर दूसरे में पोछा लगाएंगे। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं कि अपना कार्य करने का जो क्रम है उसमें सुधार लाएंगे। सबसे पहले पूरे घर का डस्टिंग किया, सारा पोंछा, सब कुछ घर में जो भी चीज़ें सब व्यवस्थित पहुँच ली, फिर हमने पूरे घर में एक साथ झाड़ू लगाया, फिर पूरे घर में एक साथ पोछा लगाया, तो हमारा पूरा काम व्यवस्थित तरीके से हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हर कमरे में अलग अलग नहीं लगाए, है ना। इससे क्रम बनाए रखने में भी मदद मिलती है और इससे हमारा कार्य जल्दी होगा, समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी और हमें थकान भी नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी कार्य को करने में कुशलता विकसित करके, यानी किसी भी कार्य को करें तो खूब मन से करें, अच्छे से करें, है ना, और काम को अच्छी तरह से जानें, सीखें, है ना। और सीख लेने से उसमें समय और गति निरर्थक नहीं जाती। यदि किसी कार्य को, जैसे हमको किचन के अंदर कुछ बनाना है, जैसे मान लो कि आज हमें जो है केक बनाना है, तो केक बनाना तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले हम यूट्यूब के अंदर खोलकर एक दिन पहले ही देख लें, फिर सारी जो चीज़ नहीं है वो बाज़ार से पहले से ही मंगवा लें, है ना। फिर हम बनाते समय भी ध्यान रखें कि सारा सामान प्लेटफॉर्म पर पहले से ही जो है नाप तोल करके व्यवस्थित कर लें, फिर उसके बाद बनाना शुरू कर दें। या फिर हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास सामान है ही नहीं, फिर हम इधर से उधर दौड़ेंगे, ढूंढेंगे कहाँ रखा है, क्या है, ऐसे कितना समय वेस्ट होगा, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कार्य को कुशलता से करें, है ना, उसको अच्छे से जानकर, सीखकर, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेकर फिर हम उस कार्य को करें और उसको व्यवस्थित तरीके से करें, है ना। ऊटपटांग नहीं करना है कि एक सामान, जैसे कि आपको मैदा चाहिए तो आप अंदर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, स्टोर रूम में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर आपको जो है बेकिंग पाउडर चाहिए तो आप फ्रिज में ढूंढ रहे हैं कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, पहले सारा सामान प्लेटफॉर्म पर अरेंज करना है और फिर उसके बाद हमें जो है उसको बनाना शुरू करना है ना, ताकि इससे हमारा समय और ऊर्जा दोनों बच सकती है। तो किसी भी कार्य को करने में कुशलता विकसित करनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उससे हमारा समय और ऊर्जा दोनों ही की बचत होती है। समझ में आया। फिर इसके बाद शरीर की मुद्रा में सुधार करना। शरीर की मुद्रा में सुधार करने के लिए देखिए बच्चों, जैसे जब हम किचन बनाते हैं हमारा, या जब हम होम मैनेजमेंट करते हैं, जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ हमारा जो है पूजा घर होगा, कहाँ हमारा
किचन होगा, कहाँ हमारा बाथरूम होगा, कहाँ हमारा टॉयलेट होगा, है ना, कहाँ बेडरूम होगा, कितने बेडरूम होंगे, और कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कहाँ स्टोर रूम होगा, सारी चीज़ें हम व्यवस्थित करते हैं, है ना। और जब हम किचन बनाते हैं तो किचन के अंदर जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो कितना ऊंचाई पर हमें रखना है कि हमें खाना बनाते समय महिलाओं को जो है वो दिक्कत ना हो या नीचे झुकना ना पड़े, है ना, उनका पोस्चर सही रहे और जिससे उनकी मसल्स पेन ना हो, कमर में दर्द ना हो। तो इस तरीके से हमको स्पेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, तो जिससे शरीर की मुद्रा में सुधार करके, शरीर के सही और उत्तम मुद्रा बनाए रख करके और पेशियों का प्रभावी प्रयोग करके और शरीर के अंगों को एक सीध में रख करके अधिकतम भार अस्थियों और ढांचे पर डालकर पेशियों को सभी तनावों से मुक्त रखा जा सकता है, यानी कि बेहतर कार्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि झुककर झाड़ू लगाने की बजाय लंबे हैंडल वाले झाड़ू से हम झाड़ू लगा सकते हैं, तो एक स्थिर मुद्रा बनी रहेगी और इससे देर तक हम कार्य कर पाएंगे। यदि हमारा किचन का प्लेटफॉर्म अच्छा है, सही ऊंचाई का है, तो हम व्यवस्थित तरीके से सीधे खड़े होकर कार्य कर पाएंगे। कई बार हमारा सिंक भी बहुत नीचा होता है तो हमको बहुत झुक करके बर्तन धोने पड़ते हैं, तो हमारी कमर दुखने लग जाती है ना। तो जब हम स्पेस मैनेजमेंट करें तब भी हमें ध्यान रखें, और घर के अंदर कोई भी उपकरण खरीद के लाएं तो उसको अच्छे से देखकर समझकर और अपने अकॉर्डिंग हम उसको खरीद कर लाएं, ताकि हमें उसका उपयोग करने में सुविधा रहे और इससे हमारा समय भी बचे और हमारी ऊर्जा भी कम खर्च हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम शरीर की मुद्रा में सुधार करके भी जो है टाइम का जो है समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं, कार्य को कुशलता से करके ऊर्जा और समय बचा सकते हैं, कार्य के क्रम में सुधार करके ऊर्जा और समय को बचा सकते हैं, है ना। कुछ प्रक्रियाओं को छाट करके और कुछ को जोड़ करके इस तरीके से हम कार्य करें जिससे कि इजी टू वर्क, है ना, इजी टू वर्क करके भी हम जो है अपने समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है किस प्रकार से हम समय प्रबंधन की स्थितियों को जानें और उसके अकॉर्डिंग हम जो है टाइम मैनेजमेंट को सीखें। अब देखिए बच्चों, सही मुद्रा दिखाने वाला एक चित्र यहाँ पर बताया है कि ये चित्र यहाँ पर दर्शा रहा है कि खड़े होने की उत्तम मुद्रा क्या होती है। खड़े होने की उत्तम मुद्रा वह होती है जिसमें कि हमारा सिर, गर्दन, वक्ष और उदर एक दूसरे के ऊपर संतुलित हो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है चित्र के द्वारा, है ना। और मुख्यतया अस्थियों के ढांचे के द्वारा उठाया जाए, बोझ जो है किससे उठाया जाए, अस्थियों के ढांचे से ही उठाया जाए, और पेशियों और स्नायुओं का न्यूनतम तनाव पड़े, यानी कि पेशियों पर कम से कम भार आना चाहिए। जो भी हम वजन उठाने का कार्य करते हैं वो हमारी अस्थियों के द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार काम करने के लिए बैठने की उत्तम मुद्रा एक संतुलित सदी हुई स्थिति है, यानी कि यदि हम बैठे तो भी हमको सीधा बैठना चाहिए जिससे हमारा नर्व सिस्टम जो है ठीक ढंग से कार्य करे, हमारा बोन में ये मेरुदंड जो है वो सीधा रहे और शारीरिक भार जो है कंकाल की अस्थियों के समर्थन के द्वारा वहन किया जा सके। सीधे बैठेंगे तो, है ना, सीधे बैठेंगे तभी हमारे शरीर का भार जो है हमारी अस्थियाँ उठा पाएगी और पेशियों पर वजन कम होगा, है ना, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास कम होगा, है ना, और पेशियाँ और तंत्रिकाएं तनाव से मुक्त रहेगी। और इस प्रकार संतुलन का उतना ही समर्जन किया जाता है जितना कि काम के लिए जरूरी होता है। तो जब हम बैठते हैं और खड़े होते हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम खड़े होते हैं तो हम सीधे खड़े हों, ताकि हमारे शरीर का जो भार है हमारी अस्थियाँ उठाए और हमारी पेशियों पर उसका वजन ना पड़े, भार ना पड़े, जिससे कि हमारी पेशियों में तनाव ना रहे और तंत्रिकाओं पर भी तनाव ना आए, है ना। और बैठे जब भी हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधा बैठना है ताकि हमारे मेरुदंड के ऊपर इसका भार आए और हमारी अस्थियों पर हमारे शरीर का भार आए, जिससे कि हमारे शरीर जो है वो कि मांसपेशियाँ और तंत्रिकाएं तनाव से मुक्त रहेगी और जिससे कि हमारी ऊर्जा का ह्रास कम होगा और हम एनर्जेटिक भी रहेंगे। अब देखिए इसके साथ साथ हमारे जो कार्य है, भंडारण का जो स्थान है और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि पुराने ज़माने में तो हमारे क्या होता था, किचन के पास स्टोर नहीं होता था, अब तो किचन के अंदर ही स्टोर होता है, तो जिसके कारण जो है हमें ज़्यादा दूरी जो है वो डिस्टेंस की पालना नहीं करनी होती है, हमें सारी चीज़ें जो है किचन में मिल जाती है। तो हमें जब हम स्पेस मैनेजमेंट सीखेंगे तो उसके अंदर हम सीखेंगे इस चीज़ को कि हमें जब किसी भी वस्तुओं की हम भंडारण करते हैं तो भंडारण स्थानों की जो व्यवस्था है वो रसोई के अंदर ही होनी चाहिए और
ताकि हर सामान हमें वहीं मिल जाए, हमें इधर उधर दौड़ना ना पड़े। कोई भी जब हम कार्य करते हैं किचन में, कोई भी खाना वाना बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, हमारा समय बचे, हमारी ऊर्जा बचे और हमें हर चीज़ व्यवस्थित समय पर मिल जाए, है ना। और स्लैब की ऊंचाई चौड़ाई भी जो है उपयोगकर्ता के अनुसार सही बनानी चाहिए जब हम किचन बनाते हैं, तो इस समय ध्यान रखना चाहिए। और श्रम बचाने वाले साधनों का उपयोग हमें करना चाहिए, जैसे किचन के अंदर यदि हम गैस पर खाना बनाएंगे, कढ़ाई में खाना बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे तो ज़्यादा गैस भी वेस्ट होगी, हमारा समय भी वेस्ट होगा। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी से विसल बच जाती है ना, क्योंकि भाप बाहर नहीं निकलती तो जल्दी से सीटी आती है, तो जल्दी खाना बनता है, समय बच जाता है, ऊर्जा बच जाती है, तो प्रेशर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए जैसे हम वॉशिंग मशीन का उपयोग करेंगे तो हमारा समय बच जाएगा, श्रम बच जाएगा, ऊर्जा बच जाएगी। माइक्रोवेव ओवन्स का उपयोग कर सकते हैं हम गैस की जगह, चूल्हे की जगह, तो इससे भी हमारा समय और ऊर्जा बचेगी। तो हमें श्रम बचाने वाले साधनों का उपयोग जो है वो घर के अंदर करना चाहिए, और जिससे कि समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ हाथ को इधर उधर हिलाना डुलाना भी हमको कम पड़ेगा, हमारी ऊर्जा भी बच जाएगी, है ना, और हम उस समय के अंदर दूसरे कार्यों को कर पाएंगे, है ना। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, यानी कि निम्नलिखित कारणों से ये परिवर्तन आ सकते हैं। भिन्न भिन्न कच्ची सामग्री, यानी कि साबुत, जैसे कि यदि हम साबुत मसाले यूज़ करेंगे तो फिर हमको उनको पहले मिक्सी में पीसना पड़ेगा, फिर हमें बस पीसे हुए मसाले सब्जी में डालने पड़ेंगे, इससे समय ज़्यादा वेस्ट होगा, ऊर्जा वेस्ट होगी, बिजली भी वेस्ट होगी। तो इसकी जगह पर हम जो है पिसे पिसाए तैयार मसालों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम जो है उत्पाद पैदा करने के लिए ऑर्गेनिक बीजों का प्रयोग करें, है ना। जैसे किसानों के लिए विशेष रूप से है कि जब वो फसल बोए तो उसके लिए ऑर्गेनिक जो है बीज ज़्यादा यूज़ करें, है ना, तो उससे फ़ायदा रहेगा हमें। और उसी कच्ची सामग्री से भिन्न भिन्न उत्पाद जो है वो तैयार करें, जैसे कि जैसे यदि हम आइसक्रीम की जगह हम कुल्फ़ी बना सकते हैं, जल्दी बनेगी। यदि हमें लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी है तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, इसकी जगह पर हम लौकी के पराठे बना सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे। कहने का मतलब कि हमें खाना बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास समय कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग ईजी टू वर्क करना सीखें, है ना। विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए ईजी टू वर्क यदि हम करेंगे तो समय और ऊर्जा दोनों को बचा लेंगे, है ना। और कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद दोनों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जो है वो हम जो है इंक वाले पेन से लिखते थे, तो उसके अंदर जो है दवात के अंदर इंक आती थी, इंक पहले हमको पेन में भरनी पड़ती थी, है ना, फिर हम उससे लिखते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में बॉल पेन आते हैं और जेल पेन भी आते हैं इंक वाले, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक इंक भरी भी होती है, तो हमें कुछ भरना ही नहीं पड़ता है हमें, तो हमारा समय भी बच जाता है, ऊर्जा भी बच जाती है ना। तो हम वर्तमान समय में ऐसे उपकरणों का ही उपयोग करें ना, जिससे समय भी बचे और ऊर्जा भी बचे, है ना। तो इस तरीके से करके हम जो है समय प्रबंधन की इन विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रख करके हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं, और इससे हम श्रम, ऊर्जा और समय तीनों को बचा सकते हैं। तो इस लेसन में बहुत ही मज़ा आया, हमें टाइम मैनेजमेंट करना हमने सीखा, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, आपको बहुत अच्छी एक नई चीज़ सीखने को मिली कि किस तरीके से हम समय प्रबंधन करके समय के साथ चल सकते हैं और समय को बचा सकते हैं, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि टाइम तो हमारे पास फिक्स है, 24 घंटे से ज़्यादा हमें समय नहीं मिलेगा, और समय हमारे लिए कभी रुकता भी नहीं है, तो हमें ही समय के साथ चलना होगा, समय हमारे साथ नहीं चलेगा, रुकेगा नहीं हमारे लिए, है ना। तो इस लेसन के अंदर हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा। अब कल हम इसी लेसन के अंदर स्पेस मैनेजमेंट सीखेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल पढ़ेंगे स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है।